रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और पूछा हुआ चीज़, ठीक है, जो हमेशा पूछता है, ठीक है। एक है आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है और एक क्रेब्स चक्र प्रोसेस होता है। यहीं पर इसलिए बताए हैं, लिखे हैं दोनों साथ में कि यहीं पर आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। एरोबिक एनारोबिक में कोई दिक्कत नहीं था। एरोबिक सिंपल ऑक्सीजन रहेगा, एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं रहेगा। एरोबिक में रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से टूटेगा तो आपका एटीपी ऊर्जा बनेगा। अनऑक्सीशोषण में एटीपी ऊर्जा उतना अच्छे से नहीं बनेगा। दूसरा चीज़ बताए थे, अगर अनऑक्सीशोषण सूक्ष्म जीवों में हुआ तो कौन सा गैस बनाएगा, नाइट्रिक एसिड, और आपका मनुष्य में होगा तो दर्द होगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है ना एक प्रोसेस है अनऑक्सीशोषण का। किसका प्रोसेस है, अनऑक्सीशोषण है। तो क्या इसमें ऑक्सीजन रहेगा या नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा या नहीं रहेगा, यही ना होगा। तो अनऑक्सीशोषण प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो अनऑक्सीशोषण जो है ये कोशिका द्रव में होगा ना या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कोशिका द्रव में होगा, क्योंकि अनऑक्सीशोषण कैसा है, कोशिका द्रव में संपन्न होगा। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो अनऑक्सी है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन इसको मिला नहीं, मिलता है, उतना कम नहीं मिलता है। तो ग्लूकोज का विखंडन अच्छे से होता है नहीं होता। तो जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन होने जाता है ना, ग्लूकोज अच्छे से नहीं टूट के पाइरुविक अम्ल 2 गो बनाता है, 2 गो पाइरुविक अम्ल निकलता है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन नहीं बनता है तो टूटने के लिए 2 गो पाइरुविक अम्ल बनता है, 4 एटीपी ऊर्जा निकलता है और 1 हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। पाइरुविक अम्ल कितना, 2, 4 एटीपी ऊर्जा और हाइड्रोजन गैस। बाद में जो है ना धीरे धीरे 4 एटीपी ऊर्जा में 2 एटीपी ऊर्जा स्वतः खत्म हो जाता है और 2 एटीपी ऊर्जा बचता है। तो अगर हमको देखिएगा कि हम पूछेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या क्या बचता है, तो 2 गो पाइरुविक अम्ल, 1 हाइड्रोजन गैस और 2 गो एटीपी ऊर्जा। 4 एटीपी नहीं, 4 में 2 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 2 एटीपी ऊर्जा बचा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैसा है, अनऑक्सीशोषण है। अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। कोशिका द्रव में ये जाता है और कोशिका द्रव में ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो 2 गो पाइरुविक अम्ल, 2 एटीपी ऊर्जा और 1 हाइड्रोजन बचता है, ठीक है। पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस का खोज किसने किया था, तो इम्बडेन, मायरहॉफ और जैकोब पार्सन, 3 आदमी मिलके इनका खोज किया था। इम्बडेन, मेयरहॉफ और जैकोब पार्सन, जिसमें इम्बडेन पूछता है, ठीक है। इम्बडेन, मायरहॉफ और जैकोब पार्सन, यहां तक क्लियर है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्बडेन पार्ट, ईएमपी पाथ, ईएमपी, ई मतलब इम्बडेन, एम मतलब मायरहॉफ और पी मतलब जैकोब पार्सन, इसीलिए इसको कहा जाता है ईएमपी पाथ। अब देखिएगा यहां तक क्लियर है ना। ग्लाइकोलिसिस हुआ, अनऑक्सी हुआ, कोशिका द्रव में हुआ, 2 गो पाइरुविक अम्ल, 2 एटीपी ऊर्जा और हाइड्रोजन गैस दिया। अब देखिएगा यहां से शुरुआत होगा हमारा क्रेब्स चक्र का। यहां से किसका शुरुआत होगा, तो हमारे पास है 2 पाइरुविक अम्ल है, 2 एटीपी ऊर्जा है और हाइड्रोजन है ना। क्रेब्स चक्र हमेशा शुरू होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद। तो पूछेगा कि क्रेब्स चक्र किसने चलाया है, तो प्रोफेसर हेंस क्रब। कौन चलाया है, प्रोफेसर हेंस क्रब ने खोजकर्ता माना जाता है। क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन था क्योंकि ये जो है ऑक्सीशोषण है। क्या है, ऑक्सी, याद रखिएगा ये क्या है, ऑक्सीशोषण है। ऑक्सीशोषण क्रेब्स चक्र है। तो ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। तो हमारा पहले से बताए थे आपको कि ग्लाइकोलिसिस के बाद ही क्रेब्स चक्र होता है। हमारे पास पाइरुविक अम्ल 2 पाइरुविक अम्ल था, 2 एटीपी ऊर्जा बचा था और 1 हाइड्रोजन बचा हुआ था। तो हमारा जैसे ही इसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ये सब और इसका विखंडन होगा। तो पाइरुविक अम्ल हमारा 15 अम्ल में टूटता है, 15 एटीपी ऊर्जा में टूटता है। कितना एटीपी ऊर्जा में टूटता है, पाइरुविक अम्ल 15 एटीपी ऊर्जा। तो 2 पाइरुविक अम्ल है तो ये 15 कितना हो जाएगा, 30 पाइरुविक अम्ल हुआ। 2 एटीपी ऊर्जा था तो 2 ही एटीपी ऊर्जा बचेगा, कितना हुआ, 2। और 1 हाइड्रोजन जो है ना मिलकर कितना एटीपी ऊर्जा बनाता है, 6 एटीपी ऊर्जा बनाता है। कितना एटीपी ऊर्जा बनाता है, 6 एटीपी ऊर्जा बनाता है। तो देखिएगा
एक पाइरुविक अम्ल हमारा 15 एटीपी ऊर्जा, दूसरा भी पाइरुविक अम्ल हमारा 15 एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी पहले से था ही, और एक हाइड्रोजन टूटकर कितना एटीपी बनाया, 6 एटीपी। तो अगर देखिएगा तो 30, 2, 32, अब 32 और 6 कितना हो गया हमारा एटीपी, 38 एटीपी होता है ना, 38 एटीपी ऊर्जा होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी ऊर्जा ही हम लोग को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करती है, और मानव में एटीपी ऊर्जा कितना होती है, 38 होती है लगभग। तो कैसे कैसे 38 आया, समझ में आया। तो एक बार और देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, अनऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें कम रहेगा, कहाँ रहेगा, कोशिका द्रव में जाएगा, कोशिका द्रव में ऑक्सीजन तो कम है, तो ये जो है ग्लूकोज का विखंडन होगा, पाइरुविक अम्ल 2 बनेगा, 4 एटीपी ऊर्जा बनेगा, और हाइड्रोजन बनेगा जिसमें 4 एटीपी में 2 एटीपी खत्म हो जाएगा और 2 एटीपी बचेगा। इसको खोजकर्ता किए थे इम्बेडेन, मायरहोफ और जैकोब पार्सन, इसीलिए इसको ईएमपी पाथ कहते हैं। ऑक्सीशोषण में क्रेब्स चक्र प्रोफेसर हेंस क्रब किए थे। ये कैसा है, पूछेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसा है तो अनऑक्सीशोषण, और क्रेब्स चक्र कैसा है तो ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, पाइरुविक अम्ल जो है, एक पाइरुविक अम्ल से कितना एटीपी, 15 एटीपी, तो 2 पाइरुविक अम्ल था तो 30 एटीपी हुआ, 2 एटीपी तो पहले से हमारे पास था ही, और एक हाइड्रोजन जब टूटा तो कितना एटीपी दे दिया, 6 एटीपी दे दिया, तो कितना एटीपी हो गया, 38 एटीपी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा शोषण। तो आज के लिए शोषण हम यहीं पे रोकते हैं।